नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं वो है तुलनात्मक राजनीति से संबंधित राजनीति विकास उपागम। ये टॉपिक साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर प्रवक्ता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप सभी तथ्यों को अंत तक अवश्य देखिएगा और प्रवक्ता परीक्षा में ये सभी तथ्य आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, तो आप इनको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। और किस तरह के प्रश्न राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है या उपागम है इससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इन सभी प्रश्नों को तैयार करना होगा। ठीक है, तो आज हम राजनीतिक विकास उपागम के बारे में पढ़ेंगे। सभी जो ये तथ्य हैं इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंतर्गत साथियों हम देखेंगे राजनीति विकास उपागम के उदय के कारण। इसके अतिरिक्त इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लुशियन पाई हैं, ठीक है, उन्होंने राजनीतिक जो विकास है उसकी परिभाषा किस रूप में दी है, राजनीतिक विकास के क्या लक्षण बताए हैं, ठीक है, राजनीतिक विकास के 6 संकट कौन से बताए हैं। इसके अतिरिक्त आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की उन्होंने क्या परिभाषा दी है और आमंड पावेल ने राजनीतिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, और सैमुअल हंटिंगटन, ठीक है, इन्होंने जो राजनीतिक हास है, ठीक है, तो उसको किस रूप में बताने की कोशिश की है, गैप परिकल्पना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और राजनीतिक विकास के चरण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विकास आखिर है क्या। ठीक है, राजनीति विकास उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो साथियों राजनीति विकास के स्वरूप के बारे में विद्वानों में देखा जाए तो पर्याप्त अस्पष्टता देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की एक ऐसी स्थिति मानते हैं जो कि आर्थिक उन्नति में सहायता पहुंचा सके। ठीक है, वहीं कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। कई विद्वान ऐसे भी हैं जो औद्योगिक समाजों की जो विशेष राजनीति है उसके रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यह भी कहा जाता है साथियों कि राजनीतिक विकास राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है। साथियों, राजनीतिक विकास का आंशिक पहलू प्रशासकीय और वैधानिक विकास भी है। ठीक है, यानी प्रशासकीय और जो कानूनी विकास है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास में समन्वित है। ओके, इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास में एक राज्य की गैर सत्ताधारी संस्थाएं भी आ जाती हैं और कई लोग ये मानते हैं साथियों कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी समन्वित है कि अधिक से अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लें। ठीक है, तो इस रूप में राजनीतिक विकास को देखा जाता है। साथियों, अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो किसी राज व्यवस्था में, ठीक है, अगर लोकतंत्र का विकास देखने को मिलता है, लोगों की बढ़ती राजनीतिक सहभागिता देखने को मिलती है, ठीक है, राजनीतिक व लोकतांत्रिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, जागरूकता में वृद्धि, स्वतंत्र संचार अधिकारों की व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास का पर्याय इनको कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन, कार्टराइट, इन सभी विद्वानों ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीति पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। रोस्टो, डब्ल्यू रोस्टो जो विद्वान हैं, तो इन्होंने राजनीतिक विकास को औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है और गुन्नार मेडल और लर्नर जैसे जो समाजशास्त्री हैं इन्होंने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है। ठीक है, राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वैसे 2 दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं और राजनीतिक विकास का जो पहला दृष्टिकोण है वो है एक मार्गी दृष्टिकोण, ठीक है, और दूसरा है बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण जो है साथियों, उसके अनुसार राज्यों के विकास का केवल एक ही मार्ग है, यानी सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर विकास की अलग अलग अवस्थाओं में हैं और राजनीतिक विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है। ठीक है, पश्चिमी राष्ट्र, पूर्व सोवियत संघ और चीन का विकास,
तो इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं होगा। ठीक है। अगर बहुमुखी दृष्टिकोण के बारे में हम बात करें तो इसके अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई बहुआयामी है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती हैं। ठीक है। और जब समाजों का विकास बहुदिशाई हो तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई हो जाता है, और विकास बहुमार्गी ही होता है, और वह बहुमार्गी ही हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दशा का निरूपण होता है। ठीक है। इसके बाद साथियों अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विकास उपागम के उदय के कारण क्या थे। साथियों, व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आमंड और पावेल इन्होंने दिया था। ठीक है। और आपको पता है साथियों कि ये दोनों ही उपागम पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफी सहायक रहे। ठीक है। किंतु विकासशील राज्यों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें होने वाले उलटफेर को समझने में ये विशेष सहायता नहीं कर सके। ठीक है ना। जो व्यवस्था सिद्धांत है ईस्टन के द्वारा दिया गया है और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आमंड और पावेल का है। ठीक है। तो ये दोनों ही उपागम तुलनात्मक राजनीति में विकासशील राज्यों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहां होने वाले जो बदलाव हैं, उनको समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। फिर क्या हुआ कि लुशियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिक्स और मायरन वीनर जैसे जो विद्वान हैं, ये विद्वान ऐसी एक नई अवधारणा के प्रयोग में लग गए जो विकास की संपूर्णता के संदर्भ में नए राज्यों की जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में सहायता कर सके। ठीक है। तो इन विद्वानों ने, हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रयोग करके एक नए तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस किया, जिससे राजनीतिक परिवर्तन को विकास के प्रवाह में हम समझ सकें। और साथियों, जो गैर पश्चिमी देश थे, इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझने के लिए उनका जो संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण है उसको समझना आवश्यक समझा गया। ठीक है। क्योंकि इन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में ये देखना जरूरी था कि इन देशों में किस प्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे हैं। ठीक है। और यह राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार के असमंजसों का सामना कर रहा है, और इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही, सेना या धर्म ने क्या भूमिका निभाई है। ठीक है। आर्थिक जो पिछड़ापन है उसने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। इन प्रश्नों की जो जटिलता है, तो उससे ये पता लगता है कि इनका सीधा साधा उत्तर दे पाना आसान नहीं था। ठीक है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो तुलनात्मक राजनीति है, इसको विकास के सामान्य पर्यावरण में समझने के लिए राजनीतिक विकास का एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो इतना व्यापक बनाया गया कि वह राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के साथ साथ जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की जो परिस्थितिजन्य शक्तियां हैं, उनका विश्लेषण भी कर सके। ठीक है। और साथियों, विकासशील राज्यों में अस्थायित्व, अस्त व्यस्तता, अनिश्चितता के घटनाक्रम चल रहे हैं, और इन घटनाक्रमों को समझने के लिए कोलमैन, रिक्स, बिंडर, पाई, वीनर, एप्टर आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, घाना आदि जो विकासशील राज्य हैं, उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास उपागम के उदय के कारण में ये भी रहा कि ईस्टन का जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और आमंड की जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच है, ये अप्रोच सिर्फ साथियों विकसित पाश्चात्य देशों के अध्ययन तक ही सीमित हो गई थी। ठीक है। क्योंकि इन दोनों का पूरा ध्यान सिर्फ मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण पर था, लेकिन जो विकासशील देश हैं, इन देशों में पूरी व्यवस्था को ही बदलने की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है। तो ये भी एक उदाई का कारण माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो स्टीफन क्लार्कसेन, इनका जो मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम है, ये भी सिर्फ केवल साम्यवादी देशों के अध्ययन में ही उपयोगी है। ठीक है। तो इसलिए ये महसूस किया गया कि अगर जो विकासशील देश है, जो गैर पश्चिमी देश हैं, अगर इनका अध्ययन करना है, ठीक है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर एक नया राजनीतिक जो विकास उपागम है वो सहायक हो सकता है। तो ऐसे में तृतीय विश्व के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विकास सिद्धांत का उदय हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर आप जरूर करें, एग्जाम में प्रश्न बनते भी हैं कि तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो अल्फ्रेड सोबी ने। ठीक है। आप जरूर इसको देखें, अल्फ्रेड सोबी। ठीक है।
और इसके अतिरिक्त आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आप इसको भी अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। एक बुक पिछली बार लेक्चर परीक्षा में भी आई हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। ये इरविंग होरोविच की पुस्तक है, ठीक है। और इस पुस्तक में साथियों इरविंग होरोविच ने विकास के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट वर्ल्ड यानी प्रथम दुनिया में उन्होंने पश्चिम यूरोप और अमेरिका को रखा, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड में उन्होंने सोवियत संघ और उसके गुटीय राष्ट्रों को शामिल किया। और थर्ड वर्ल्ड में उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को रखा, यानी विकासशील राज्यों को रखा था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट ये पुस्तक किसने लिखी है? इरविंग होरोविच ने। और तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड सोबी ने। जरूर आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार साथियों राजनीतिक विकास सिद्धांत का उदय हमको 1960-70 के दशक के मध्य प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है। जिस वक्त पर आमंड और कॉलमेन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। आप जरूर इसको नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तकों पर विशेष आप ध्यान दें, एग्जाम में निश्चित तौर पर पुस्तकें पूछी जाएंगी, तो आप जरूर ध्यान दें। तो राजनीतिक विकास सिद्धांत का उदय 1960-70 के दशक के मध्य प्रिंसटन जो विश्वविद्यालय है यूएसए में वहाँ हुआ, ठीक है, जब आमंड और कॉलमेन की जो कृति है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज प्रकाशित हुई। ये नीचे कुछ विद्वान हैं साथियों जिन्होंने विभिन्न देशों का अध्ययन किया था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। तो इनमें जैसे कॉलमेन हैं, इन्होंने नाइजीरिया का अध्ययन किया। रिक्स, इन्होंने चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। विंडर ने पाकिस्तान, ठीक है। और लुशियन पाई, इन्होंने म्यांमार। और माइनर वीनर, इन्होंने इंडिया का। और डेविड एप्टर, इन्होंने घाना का किया था। अन्य विचारक भी हैं इसमें, ठीक है, राजनीतिक विकास से संबंधित। डब्ल्यू रास्टाव, आर्गेंस्की, आमंड और हंटिंगटन। तो ये कुछ विद्वान हैं, जरूर आप इनको और इनके द्वारा जिन देशों का अध्ययन किया गया है उसको भी ध्यान रखें। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आएंगी, ओके। इसके बाद साथियों हम समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक विकास, लुशियन पाई का विश्लेषण क्या था इस संदर्भ में, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुशियन पाई का नाम अग्रणी है साथियों, ठीक है। लुशियन पाई एक महत्वपूर्ण विद्वान है, ठीक है। तो राजनीतिक विकास से इनका नाम प्रमुखता के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। और इनको राजनीतिक विकास सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। साथियों लुशियन पाई ने 1963 से, ध्यान दें 1963, तो 1963 से इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना शुरू किया। और लुशियन पाई ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। उन्होंने साथियों राजनीतिक विकास के प्रतीकों को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा। पहला कुल आबादी के हिसाब से, दूसरा सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के दृष्टिकोण से, और तीसरा राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से, ठीक है। और उन्होंने साथियों अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप नोट कर लीजिए, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस पुस्तक में ध्यान दें, उनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 1966 की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण इन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए उनकी विभिन्न कमियों को उजागर किया, ठीक है। और राजनीतिक विकास के प्रचलित जो विभिन्न अर्थ हैं जिनको लुशियन पाई अमान्य करता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रचलित विभिन्न अर्थ थे जिनको लुशियन पाई अस्वीकार करता है, ठीक है। तो अब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत उनको जानने की कोशिश करेंगे, ओके। तो साथियों अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लुशियन पाई ने जो राजनीतिक विकास है, ठीक है, इसके विभिन्न जो प्रचलित अर्थ थे उनकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए कौन सी कमियां ऐसी थी जिन कमियों के कारण उन्होंने इन प्रचलित विभिन्न अर्थों को अमान्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो उनमें सबसे पहले है जो विद्वान राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उनमें जैसे पॉल बोरान, नॉर्मन एस बुकानन, हावर्ड एस एलिस, बेंजामिन हिगिंस, एल्बर्ट ओ हर्शमैन, बारवर्ल्ड जैसे अर्थशास्त्री हैं जो राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे लुशियन पाई क्या कहना चाहते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीति की एक ऐसी स्थिति को कहा जाए
जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला दृष्टिकोण जो है, जो राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीति पूर्व शर्त के रूप में देखता है, तो उनका ये कहना है कि इससे होता क्या है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़ करके रह जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास को मिलाना तर्कसंगत नहीं है, इसलिए लुशियन पाई इसको अमान्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। तो डब्ल्यू रॉस्टोव जो है, इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये विद्वान हैं जो इस रूप में देखते हैं राजनीतिक विकास को औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में। ओके, अब देखिए, राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है और इसमें यह माना गया है कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यह धारणा भी आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण लुशियन पाई इसको भी अमान्य करते हैं। ठीक है, तीसरा है, देखिए मैं शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि वरना इतना पूरा जो सभी जो तथ्य हैं वो मुझे इसी पूरे वीडियो में आपको बताने हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो जा सकता है, तो इसलिए मैं बहुत ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में जो विद्वान राजनीतिक विकास को देखते हैं उसमें कॉलमैन, कार्ल ड्यूस, लिपसेट, डेविड एप्टर, गुन्नार मिंडल, इनका नाम प्रमुख है। ठीक है, और ये विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विकास से मतलब विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है और साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। और अगर देखें हम साथियों, तो लुशियन पाई के अनुसार इस प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं, ठीक है, तो इनमें इस बात की अवहेलना की गई है या उपेक्षा की गई है कि जो पिछड़े और विकासशील देश हैं वो अपनी ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को पश्चिमी और आधुनिकी का अनुकरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो उनको बनाए रखना चाहेंगे अपने पहचान को। ठीक है, और जो उनके अपनी खुद की जो विरासत है, जो ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं, उनको वो पश्चिमी और आधुनिकीकरण के चक्कर में खोना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए लुशियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास को देखना भी कहीं ना कहीं गलत है। इसके बाद चौथा है प्रशासकीय और कानूनी विकास के रूप में। ठीक है, और इसमें मैक्स वेबर, टेलकॉट पार्सन्स और एम हेंडरसन जैसे जो विद्वान हैं, ठीक है, तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से गहरा संबंध है, इसलिए प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना जरूरी है। लेकिन पाई ये कहते हैं कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया तो इससे क्या होगा कि राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा और असंतुलन ये राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। तो इसलिए लुशियन पाई इस प्रचलित अर्थ को भी अमान्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद है पांचवा, लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। ठीक है, तो इसमें जो विद्वान हैं जैसे लॉ पालमबरा हैं, रोनाल्ड पेनक हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों की स्थापना। लेकिन पाई का कहना है कि विकास और लोकतंत्र को परस्पर संबद्ध और अभिन्न नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, छठा है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। तो इसमें जो विद्वान हैं के.एच. सिल्वर्ट, एडवर्ड सिल्स, इनका नाम तो आधुनिकीकरण से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे, एडवर्ड सिल्स। ठीक है, ये भी प्रमुख विद्वान हैं। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की जो संपन्नता है उन मापदंडों के अनुसार होती है जो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में जरूरी है। और साथ ही लुशियन पाई इस दृष्टिकोण को भी अस्वीकार करते हैं कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। ठीक है, सातवां है स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। ठीक है, तो इससे जुड़े हैं कार्ल ड्यूश और F.W. रिक्स। ठीक है, तो इस विचार के अनुसार साथियों विकास सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है और ये दृष्टिकोण अमूमन राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है, जो कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। और पाई का कहना है कि विकास से संबंधित ये जो दृष्टिकोण है
इसकी मुख्य समस्या ये है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक और ज़रूरी है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए। इसके बाद है 8वां, गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। ठीक है, तो इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा मात्रा में करती हैं, और पाई का ये कहना है कि इस प्रकार की व्याख्या को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही लागू किया जा सकता है, अन्य पर नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ 9वां जो है, सामाजिक परिवर्तन की बहुविधीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। तो इससे जुड़े हुए हैं मैक्स एफ मिलिकॉन, डोनाल्ड एल एम ब्लैकमेर और डैनियल लर्नर। ठीक है साथियों, इस धारणा के अनुसार राजनीतिक विकास किसी न किसी रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अन्य पहलुओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और विकास के अन्य रूपों से राजनीतिक विकास को पूरी तरह से अलग करने की कोशिश करना अनुपयुक्त है। पाई साथियों इस आधार पर इस विचार की प्रशंसा करता है कि यहाँ विकास रूप एक दूसरे से संबद्ध हैं, विकास कार्य आधुनिकीकरण ही है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हम ये कह सकते हैं कि लुशियन पाई राजनीतिक विकास के इन प्रचलित अर्थों को, ठीक है, अपने अध्ययन और राजनीतिक विकास को जिस रूप में इन्होंने समझने की कोशिश की है, ठीक है, तो उस आधार पर ये इन प्रचलित अर्थों को अमान्य करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लुशियन पाई राजनीतिक विकास को किस रूप में देखते हैं, या लुशियन पाई राजनीतिक विकास की परिभाषा किस रूप में देते हैं और उनके अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लुशियन पाई के अनुसार हम राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये 3 रूप कौन से हैं? पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, दूसरा शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में, और तीसरा राजनीति के संगठक के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए, पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। ठीक है, तो इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं। ठीक है, या जनता व्यवस्था में उदासीन है या सहभागी है, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए राजनीतिक विकास का अर्थ सुनिश्चित किया जाता है। यानी अगर किसी व्यवस्था की जनता में अभिवृत्तात्मक व व्यावहारिक परिवर्तन हो जाए, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से हम विकसित कहेंगे। ठीक है, दूसरा है शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। ठीक है, अब इसको साथियों हम इस रूप में समझेंगे, जैसे शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर पर राजनीतिक विकास का अर्थ, ध्यान दें, राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस बढ़ती हुई क्षमता से लिया जाता है जिस क्षमता से वह राजनीतिक व्यवस्था सार्वजनिक मामलों को अधिक से अधिक अच्छी तरह से निष्पादित करने लगती है, या उसको मतलब ये हम कह सकते हैं कि संपादित करने लगती है, पूर्ण करने लगती है। और इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के विकसित होने का पता इस बात से हम लगा सकते हैं कि क्या राजनीतिक व्यवस्था मामलों का उचित प्रबंध कर पाती है, क्या वह राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक विवादों को नियंत्रित रख पाती है, और क्या जनता की मांगों का उचित निपटारा कर पाने में सक्षम है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था इस सब में सक्षम होगी तो वो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से उसमें हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो स्तर है राजनीति के संगठक के संदर्भ में। अब देखिए साथियों, राजनीति के संगठक के रूप में राजनीतिक विकास वाली जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें 3 बातें पाई जाती हैं। संरचनात्मक विभिन्नीकरण बढ़ जाता है, संरचनाओं में बहुत अधिक प्रकार्यात्मक विशेषीकरण हो जाता है, और सहभागी संस्थाओं और संगठनों में अधिक से अधिक एकता और समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेतक है। यानी जिस राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण देखने को मिलता है तो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से विकसित राज व्यवस्था कहा जा सकता है। अब हम साथियों समझने की कोशिश करेंगे
लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 कौन से लक्षण बताए हैं? ठीक है, तो साथियों राजनीतिक विकास के लुशियन पाई ने 3 लक्षण बताए हैं। उनमें पहला है समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विविधीकरण। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि सिर्फ शब्द बदले जाते हैं। ठीक है, अर्थ उनका एक ही होता है लेकिन इनके शब्द बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समानता, क्षमता, विभेदीकरण। ओके, साथियों राजनीतिक विकास के जो 3 लक्षण लुशियन पाई ने बताए उसमें पहला जो समानता है, ठीक है, तो समानता से वो क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो समानता का अर्थ नागरिकों का सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना, जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। ठीक है, दूसरा है समानता का दूसरा अर्थ कानूनों का सार्वदेशिक स्वरूप होना जरूरी है, जो राज्य के सब सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। तीसरा क्या है? समानता का अर्थ यह है कि राज्य के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता और कार्य संपादन का मापदंड लागू होना चाहिए। तो इन तीनों मापदंडों से ये जाना जा सकता है कि किसी देश में समानता का सिद्धांत कितना लागू हो सका है। ठीक है, दूसरा जो लक्षण है क्षमता। क्षमता को पाई ने साथियों इस रूप में समझाने की कोशिश की कि किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों को संपादित करने की कितनी क्षमता है। ठीक है, क्षमता का दूसरा अर्थ है सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता और योग्यता से है। ठीक है, यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सार्वजनिक नीति को लागू करने की कितनी कुशलता और योग्यता है। इसके अतिरिक्त क्षमता का तीसरा अर्थ है कि प्रशासन में विवेकपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। ठीक है, अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है जो प्रशासन में विवेकपूर्ण तरीके से काम करती है और उसका एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, तो इन मापदंडों से किसी व्यवस्था की क्षमता का ज्ञान होता है। तीसरा है विभेदीकरण। तो विभेदीकरण का अर्थ है समाज तथा राज्य के विभिन्न जो अंग हैं, विभिन्न जो पद हैं, विभाग हैं, उनका सुस्पष्ट होना और उनके कार्य निश्चित करना। ठीक है, साथ ही साथ व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता। और तीसरा विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना, जिससे कि व्यवस्था का विघटन न हो। कोई भी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो एकीकृत बनी रहे, उसका विघटन न हो। ठीक है, तो ये 3 लक्षण उन्होंने बताए हैं और लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की जो परिभाषा दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है। ठीक है, यह परिभाषा इस रूप में भी हो सकती है कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। ठीक है, इसके बाद साथियों राजनीतिक विकास के 6 संकट कौन से बताए हैं पाई ने। ठीक है, ये 6 संकट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था राज व्यवस्था इन संकटों से निपट ले तो निश्चित तौर पर वहाँ पे राजनीतिक विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने ये संकट यूके यानी ब्रिटेन से ली हैं। पहला है पहचान का संकट। ठीक है, दूसरा वैधता का संकट। ठीक है, वैधता का संकट का अर्थ है कि जो सत्ता है उसको जन सहमति प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सत्ता ऐसी है जिसको जनता की सहमति प्राप्त नहीं है तो ऐसी सत्ता ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाती है। ठीक है, और वहाँ पे राजनीतिक विकास कहाँ देखने को मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रविष्टि का संकट, पेनिट्रेशन यानी ग्रास रूट तक लोकतंत्र का विस्तार होना चाहिए। चौथा है सहभागिता का संकट, यानी निर्णय निर्माण व क्रियान्वयन में जन भागीदारी व साझेदारी। ठीक है, पांचवा एकीकरण का संकट, यानी विभिन्न गुट और समूहों की मांगों के मध्य सामंजस्य और एकीकरण का होना। और छठा है वितरण का संकट, यानी संसाधनों, पदों, अधिकारों व सम्मानों का सही वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 संकट एग्जाम में प्रश्न आता है, आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो पहचान का संकट जो है इसको अलग रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी देखने को मिल सकता है कि आत्म परिचय का संकट या देशभक्ति का संकट। ठीक है, तो इस रूप किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखें, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, लेजिटिमेसी क्राइसिस, प्रविष्टि का संकट पेनिट्रेशन, सहभागिता का संकट पार्टिसिपेशन, एकीकरण का संकट इंटीग्रेशन, वितरण का संकट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जरूर आप 6 के 6 जो संकट हैं उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको भी साथियों हमने संक्षिप्त में समझने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद आमंड। ठीक है,
आमंड की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960। आमंड और पावेल के अनुसार साथियों, राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकीकरण है। ठीक है, तो ये इनकी परिभाषा है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। पहला भूमि का विभिन्नीकरण, दूसरा उपव्यवस्था स्वायत्तता, तीसरा लौकिकीकरण। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले भूमि का जो विभिन्नीकरण है, ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे जो संरचनाएं हैं, तो संरचनाएं ही नहीं उनके कार्य भी अलग अलग हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए साथियों, आमंड और पावेल मानते हैं कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भूमिका का विभिन्नीकरण है। जैसे हमने देखा था ना कि लुशियन पाई संरचनाओं के विभिन्नीकरण पर ध्यान देते हैं, लेकिन आमंड पावेल भूमिका विभिन्नीकरण की बात करते हैं। ठीक है, और पूर्व सोवियत संघ में संरचनाओं का विभिन्नीकरण पाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आमंड पावेल भूमिका विभिन्नीकरण पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका अपने ही कार्यों को निष्पादित करे। ठीक है, तो कार्यपालिका की ही भूमिका को निष्पादित करे। ठीक है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन न करे। ओके, तो इसी को भूमिका विभिन्नीकरण माना जाएगा। यानी कार्यपालिका अपनी जो खुद की उसकी भूमिका है उसको निष्पादित करे, जो उसका अपने कार्य हैं उनको करे, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन न करे। ठीक है, या उनके कार्यों को करने की कोशिश न करें। ठीक है, तो इसी सबको भूमिका विभिन्नीकरण माना जाएगा। ओके, दूसरा जो उपव्यवस्था है, यहाँ से एग्जाम में कई प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि लुशियन पाई जिसे क्षमता कहता है, राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषता में क्षमता जो विशेषता उन्होंने बताई है, तो इसी को आमंड और पावेल उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। ध्यान दें, उपव्यवस्था की स्वायत्तता। और इनका ये मत है कि भूमिका विभिन्नीकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त न हो। ठीक है, और साथियों, उपव्यवस्था की स्वायत्तता शक्ति के एक स्थान पर केंद्रण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। ठीक है, ओके, यानी उपव्यवस्था की स्वायत्तता का अर्थ यहाँ पे किस बात से है कि जो शक्ति है ना, उस शक्ति का एक स्थान पर केंद्रण नहीं होना चाहिए बल्कि विकेंद्रण होना चाहिए। ठीक है, और उपव्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्था में सारी मांगे सीधे एक केंद्र पर स्थित सरकार के पास नहीं आती। अन्य संरचनाओं को तथा उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णयों में रूपांतरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, तो उसकी विशेषता जो आमंड और पावेल ने बताई है उसमें उन्होंने उपव्यवस्था की स्वायत्तता को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, तीसरा साथियों लौकिकीकरण। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लौकिकीकरण है ये। तो आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता लौकिकीकरण को बताया है। ठीक है, और लौकिकीकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से है। ठीक है, तो परंपरागतता से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकते हैं जबकि व्यक्तियों में वह समानता आई जिसकी बात लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में की है। ठीक है, तो किसी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन से है। ठीक है, और यह परिवर्तन समानता के साथ ही चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास का तीसरा लक्षण है लौकिकीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार 3 लक्षण क्या क्या हैं? भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता, ठीक है, और लौकिकीकरण। तो अगर प्रश्न आएगा कि पाई ने जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहा तो आमंड और पावेल ने उसे क्या कहा? तो उपव्यवस्था की स्वायत्तता। तो इस तरह से कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद साथियों सैमुअल हंटिंगटन, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके 1965। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 चरण अवस्थाएं हैं। पहला, सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, जिसमें अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। दूसरा, नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और उनके लिए विभिन्न संरचनाओं का विकास, ठीक है, यानी राजनीतिक विकास प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है। तीसरा, अभिवृद्ध सहभागिता, जो परिसरीय सामाजिक समूह और समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है। ठीक है, और हंटिंगटन की मान्यता है
कि विकास की ये प्रक्रिया तभी संभव होती है जब ये तीनों क्रिया स्तर क्रमिक रूप से उपलब्ध किए जाएं, यानी प्रथम के बाद दूसरा और फिर तीसरा स्तर आ सकता है। और उसने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर नीचे या साथ साथ प्रचालन घातक होता है। ठीक है, उसमें राजनीतिक विकास नहीं, राजनीतिक पतन आता है। तो इस प्रकार हंटिंगटन इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये तीनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर प्रचलित हो सकती हैं, जैसा अधिकांश विकासशील राज्यों में हो रहा है, लेकिन इस अवस्था में ये विकास की घातक अवरुद्ध अवस्था हो जाएगी। ओके, तो हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक ह्रास भी होता है। ठीक है, और पतन होता कब है, अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यानी राजनीतिक ह्रास डिके कब देखने को मिलता है, जब लोगों की मांगें, चेतना, भागीदारी व जन गतिशीलता तो बढ़ जाती है, पर उसके अनुरूप रचनाओं का विकास नहीं हो पाता, तो विकास की जगह पतन शुरू होता है। जैसे अरब बसंत क्रांति इसका उदाहरण है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि कब राजनीतिक ह्रास या पतन देखने को मिलता है, जब लोगों की मांगें, उनकी चेतना, भागीदारी, जन गतिशीलता तो बढ़ती है, लेकिन इसके अनुरूप क्या होता है कि संरचनाओं का विकास नहीं हो पाता। तो तब क्या देखने को मिलता है, विकास की जगह राजनीतिक पतन, ह्रास देखने को, डिके देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक विकास और राजनीतिक क्षय, इसमें इन्होंने गैप परिकल्पना प्रस्तुत की है। गैप हाइपोथेसिस हंटिंगटन के अनुसार बढ़ती जन आकांक्षा व उनकी पूर्ति के मध्य खाई उत्पन्न होना, यानी गैप आ जाना, यही पतन का कारण है। यानी बढ़ती जन आकांक्षा व उनकी पूर्ति के मध्य जो खाई उत्पन्न होती है, जो एक गैप आता है, इसी के कारण राजनीतिक पतन देखने को मिलता है। अर्थात राजनीतिक सहभागिता व संस्था निर्माण साथ साथ चलने चाहिए। अगर राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है तो इसी रूप में संस्थाओं का निर्माण भी बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ें अगर साथ चलेंगी तो राजनीतिक विकास होगा। अगर इसमें कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा होगा तो निश्चित तौर पर राजनीतिक ह्रास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों राजनीतिक विकास को संस्थानीकरण व प्रक्रियाओं से जोड़ देता है हंटिंगटन। ठीक है, और राजनीतिक संस्थाएं में जैसे राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसमें राजनीतिक अपखंडन नहीं आता है। तो राजनीतिक ह्रास से संबंधित हैं हंटिंगटन। ठीक है, तो इस प्रकार हंटिंगटन ने एकल रेखीय विकास को चुनौती भी दी है। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक विकास व पतन के लक्षण। ठीक है, देखिए राजनीतिक विकास के लक्षण क्या हैं, जैसे सामंजस्यशीलता, जहाँ पे अनुकूलन होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक जो व्यवस्था है, अगर सामंजस्यशीलता देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे राजनीतिक विकास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं राजनीतिक पतन में कट्टरता, रूढ़िवादिता, ठीक है, ये देखने को मिलेगी। दूसरा राजनीतिक विकास जटिलता, और राजनीतिक ह्रास का जो लक्षण है सरलता। तीसरा राजनीतिक विकास का लक्षण स्वायत्तता यानी विकेंद्रीकरण, और राजनीतिक पतन का जो लक्षण है पराश्रितता या पराधीनता, सुमेलपन या एकता। ठीक है, और राजनीतिक पतन का जो लक्षण है कुमेलपन या विखंडन। ठीक है, अब सामंजस्यशीलता क्या है साथियों, इसका असर ये है कि नेतृत्व की लंबी, नियमित व अनुशासित कड़ी जो नए परिवर्तनों को स्वीकार करने को तत्पर हो, तो उसी के अनुसार अपनी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं को रूपायित या नया रूप दे सकती है। ठीक है, और इसके विपरीत कठोरता में क्या होता है, जो राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी है, इसमें होता क्या है कि जो नेतागण कट्टरपंथी हैं, जो अपनी पुरानी संस्थाओं व जीवन शैलियों को बनाए रखने चाहते हैं, ठीक है, वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो राजनीतिक ह्रास देखने को मिलेगा। जहाँ एडेप्टेबिलिटी होगी यानी सामंजस्यशीलता होगी, वहाँ राजनीतिक विकास देखने को मिलेगा, है ना। जो नए परिवर्तन है उनको जहाँ स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ विकास देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी, इसका आशय संस्थाओं के फैले जाल से है, जिसमें प्रत्येक कमोबेश स्वतंत्र तरीके से अपना दायित्व निभाता है, दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, दूसरे उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, तो जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर वहाँ राजनीतिक विकास देखने को मिलेगा। और इसका विलोम जहाँ सिंप्लिसिटी होगी, सरलता होगी, ठीक है, यानी जिसका आशय कार्यशैली पुरानी है, परंपरागत है, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, तो यहाँ राजनीतिक पतन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वायत्तता की अगर हम बात करें, ऑटोनॉमी की, तो इसका अर्थ है कि सभी संस्थाओं का स्पष्ट और परिभाषित कार्यक्षेत्र है, इसलिए कोई संस्था किसी अन्य संस्था के क्षेत्र में हस्तक्षेप का कारण नहीं हो सकती है। और इसका विलोम क्या है, पराधीनता या पराश्रितता, जो पतन के लिए उत्तरदायी। और इसका अर्थ है कि संस्थाओं का स्पष्ट रूप में अपना परिभाषित जब कार्य क्षेत्र नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये
राज्य की किसी शक्तिशाली संस्था के नियंत्रण में नहीं रहती है। ठीक है। चौथा है सुमेलपन या एकता। इसका अर्थ है कि अनेक संघ व संस्थाओं के बीच सहमति की मात्रा, जिसके कारण व्यवस्था में एकता बनी रहती है। ठीक है। और राजनीतिक हास के लिए उत्तरदायी कुमेलपन व विखंडन, जिसका आशय है कि उस सर्वसहमति का अभाव जो राज्य में एकता व शांति के लिए जरूरी है। ठीक है। तो वो चीज़ें जहाँ नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ विखंडन देखने को मिलेगा, राजनीतिक पतन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो साथियों, राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण यानी राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण से अलग करने वाला विचारक है हंटिंगटन, जबकि लुशियन पाई व कॉलमैन दोनों को एक ही मानते हैं। ठीक है। इसके बाद F.W. रिक्स, इनका जो विकास फंदा डेवलपमेंट ट्रैप है। ठीक है। तो इन्होंने वैसे पाई का ही अनुसरण किया है। इन्होंने समानता और क्षमता जो लक्षण है इसको लिया है, विभेदीकरण को इसमें नहीं लिया है। ध्यान दें, F.W. रिक्स ने विभेदीकरण को इसमें नहीं लिया है। ठीक है। विभेदीकरण को इन्होंने छोड़ा है। ठीक है। ओके। देखिए साथियों, F.W. रिक्स ने पाई का ही अनुसरण करने की कोशिश की है। समानता यानी वामपंथी और क्षमता यानी दक्षिणपंथी। ठीक है। तो राजनीतिक विकास के लिए ये मानते हैं कि किसी व्यवस्था में ये दोनों जरूरी हैं, समानता क्षमता। ठीक है। अगर समानता व क्षमता में असंतुलन हो तो इनका कहना है कि व्यवस्था फंदे में फंस जाती है। ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड के देशों में ऐसा देखने को मिला। ठीक है। थोड़े साल बाएं और दाएं के बीच ये झूलते रहे तो तब विकास देखने को मिला, लेकिन बाद में जब ये किसी एक के चक्कर में फंस जाते हैं तो इससे विकास रुक जाता है। ठीक है। तो समानता व क्षमता का आपसी संबंध तथा असंतुलन पर विशेष ध्यान देने वाले थे ये प्रमुख विद्वान F.W. रिक्स। इसके बाद लियोनार्ड विंडर, इनकी जो पुस्तक है क्राइसिस एंड सेक्वेसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन्होंने भी लुशियन पाई वाले संकट ही लिए हैं। पहचान का संकट, वैधता का संकट, एकीकरण का संकट, संसाधन जुटाने का संकट। ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो है राजनीतिक विकास के चरण। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैंने कहा कि आपके जो बुक्स हैं राजनीतिक विकास को लेकर परिभाषा है। ठीक है। और राजनीतिक विकास के जो विभिन्न चरण हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आमंड ने राजनीतिक विकास के 4 अवस्थाएं बताई। पहला राज्य निर्माण का स्तर, दूसरा राष्ट्र निर्माण का स्तर, तीसरा सहभागिता का, चौथा वितरण का स्तर। पहला राज्य निर्माण का स्तर अर्थात केंद्रीय सत्ता का निर्माण तथा विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना। दूसरा राष्ट्र निर्माण का स्तर अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा उत्पन्न होना। तीसरा जो सहभागिता का स्तर है, इसका अर्थ है व्यक्ति एवं समूहों का राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदार होना। और चौथा वितरण का स्तर जो है, इसमें सामाजिक जीवन के लिए लाभों को पुनः निर्धारण की अनेक विधियों द्वारा सबकी पहुंच में लाना सम्मिलित होता है। ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, यानी वितरण का स्तर, कल्याण व सामान्य हित की राजनीति। ओके। तो ये पूछे जाते एग्जाम में। इसके बाद हैं W.W. रोस्टॉव। ठीक है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें इन्होंने आर्थिक विकास के जो चरण बताए हैं। पहला है परंपरागत समाज, जिसमें श्रम प्रधान, कृषि प्रधान और निम्न तकनीकी देखने को मिलती है। दूसरा सक्रांति काल, ठीक है, इसमें कृषि प्लस, ध्यान दें, कृषि प्लस अल्प औद्योगिकरण, इसको करेक्ट करिएगा, कृषि प्लस अल्प औद्योगिकरण। ठीक है। यानी इसको प्री टेक ऑफ स्टेज और ट्रांजिशनल स्टेज भी कहा जाता है। तीसरा है उत्कृष्ट अथवा टेक ऑफ स्टेज, जिसमें पूर्ण औद्योगिकरण देखने को मिलता है। ठीक है। चौथा है प्रौढ़ता की और प्रेरणा की अवस्था, यानी ड्राइव टू मेजॉरिटी, यानी पोस्ट टेक ऑफ स्टेज। ठीक है। यानी पर्याप्त पूंजी, ठीक है, अमीरी, उच्च तकनीकी देखने को मिलती है। पांचवा है जन पुंज उपयोग, ठीक है, मास कंजप्शन। ठीक है। और छठा है गुणवत्ता की खोज, जिसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद आर्गेन्सी। साथियों, आर्गेन्सी तो कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इन्होंने जो राजनीतिक विकास के जो चरण बताए हैं, कई बार क्या होता है कि इनका क्रम पूछ लेता है, तो ध्यान दें। पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा प्रचुरता आधिक्य की राजनीति। ध्यान दें। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्रम है। ठीक है।
और एक एग्ज़ाम में मैं अभी रिसेंट में देख रहा था, यही क्रम पूछे गए हैं। तो ये क्रम भी आप याद रखें, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न बनेंगे तो आपको ये क्रम भी ध्यान रखने रहेंगे, ठीक है। तो पहला, आदिम एकीकरण की जो राजनीति है, ये राजनीतिक विकास का पहला चरण है और इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीतिक एवं प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती हैं, ठीक है। जैसे ये चरण राज्य की सुस्थिरता का चरण है, जिसमें राज्य के चारों तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होते हैं। दूसरा जो चरण है औद्योगिकरण की राजनीति का, तो राजनीतिक विकास का ये चरण औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं तथा सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिसमें नए वर्ग निर्मित होते हैं। सहभागिता का विस्तार, अभिवृद्ध राष्ट्रीय एकीकरण होता है और इसके 3 मॉडल्स हैं, बुर्जुआ मॉडल, स्टालिन का मॉडल और समन्वयी मॉडल, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, इसमें जनता को शोषण से मुक्त रखा जाता है और पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता में वितरित किया जाता है, ठीक है। चौथा, प्रचुरता या आधिक्य की राजनीति है, ठीक है। कहीं ये समृद्धि की राजनीति आपको देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिर्फ शब्दों का ही ये हेर फेर है। तो समृद्धि की राजनीति का स्तर जो कि आजकल अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में आने लगा है, ठीक है। और ये स्तर वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक उत्पादकता का है, जिसमें हर एक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि रहती है और ये राजनीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक विकास के विभिन्न जो मॉडल हैं, इसमें पहला एक को जारी रहने वाला मॉडल यानी कंटिन्यूम मॉडल, ये मॉडल विकासात्मक प्रक्रिया को पृथक परिवर्तनों की श्रृंखला के रूप में देखता है। दूसरा चरण मॉडल स्टेजेस मॉडल, ये विकास के विभिन्न चरणों पर आधारित होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने स्तर से देख लीजिएगा। और राजनीतिक विकास के साधन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे क्रांतिकारी नेता, राजनीतिक दल, सेना, आधुनिक नौकरशाही, राष्ट्रीयता की भावना का विकास और छठा, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि, ठीक है। ये आप देखिएगा। और आमंड और पाविल की जो परिभाषा है, राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकीकरण है। ऊपर भी मैंने आपको ये परिभाषा बता दी है, तो आप इनको देखिएगा। मेन पॉइंट आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की अब इस पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको डीपली इसको पढ़ने का अवसर मिले तो आप ज़रूर बुक के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि संक्षिप्त में मैंने हर एक चीज़ को बताने की आपको कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, इनसे संबंधित वीडियो जल्द मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।